हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक सिंह नवल्टी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं जीके प्रैक्टिस टेस्ट का जो है दूसरा पार्ट आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हूं। इसमें मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, साइंस सभी पोर्शन को कवर करेंगे और हमारे आने वाले सभी वनडे एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और इसके साथ साथ मोस्ट से अधिक क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो। तो चलिए चलते हैं हम आपके क्वेश्चन पर। किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ सेवाएं शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया अपने गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी के काल में आंग्ल सिख युद्ध हुआ और पंजाब का विलय हो गया। व्यापक सिद्धांत, ये सबसे फेमस सिद्धांत है व्यापक सिद्धांत, जिसने लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। इसके तहत जिसके भी राज्य में उत्तराधिकारी नहीं होंगे उसको अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाएगा और कुशासन के आधार पर भी विलय कर लिया जाएगा। तो पहला राज्य सतारा था जो हमारे एग्जाम में पूछता है। 1848 में पहली बार जो है इसको विलय कर लिया गया। उसी के बाद झांसी, जैतपुर, नागपुर, अवध, इन सभी को जो है विलय कर लिया गया अंग्रेजी राज्य में। और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ ले व्यापक का सिद्धांत का परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में आगे होता है। उसके बाद इनके शासनकाल में वुड डिस्पैच लागू हुआ, शिक्षा का सिद्धांत है। और इन्हीं के काल में 1853 में पहली बार मुंबई से थाड़े रेलवे चली और दूसरी रेल 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच चली थी। और दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ, 40,000 मील टेलीग्राफ की लाइनें बिछी कलकत्ता में, मद्रास और बम्बई में। इसमें 2 पैसे शुल्क राष्ट्रीय डाक सेवा का शुरू किया गया। 1854 में इम्पोर्टेंट काम हुआ, गंगा नहर जो है खोल दिया गया और लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ईश्वर सेन विद्यासागर ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद इनके काल में पेशवा का पेंशन भी 1853 में समाप्त कर दिया गया। तो ये सभी इम्पोर्टेंट काम लॉर्ड डलहौजी के काल में हुए थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के लास्ट गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। इनके काल में 1857 का फेमस विद्रोह हुआ जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है युद्ध भी माना जाता है। इसमें इनके काल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश काउंट के शासन में कर दिया गया। और इन्हीं के शासन में 1859 में श्वेत विद्रोह हुआ, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ। और 1960 में भारतीय दंड संहिता जो है 1860 में इनके काल में हुआ। और फौजदारी अधिनियम 1861 में और नागरिक विधि संहिता का भी हुआ जो हमारा इंडियन पिनल कोड कहा जाता है। और 1861 में इन्हीं के काल में पुलिस डिपार्टमेंट का भी स्थापना हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट जो हम लोग आज देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के साल में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसमें 1792 में फेमस श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसमें टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। इसके बाद कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद 1793 में ही फेमस स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था, भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसी के में कलेक्टर का आईएएस का पद जो होता है, जो कलेक्टर जिसको कहा जाता है, कलेक्टर का पद सृजन हुआ हर जिले में। और पुलिस थाना की स्थापना हुई और दरोगा की नियुक्ति वहाँ पर होने लगी। ये सभी काल लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि एकमात्र कौन सा गवर्नर है जिसकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी, तो गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगला हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए कैनिंग 2 बार हो गया है, इसकी जगह पर हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड वेलेस्ली है। क्या है?
लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में जो है सहायक संधि की शुरुआत हुई 1798 में, और पहला राज्य हैदराबाद था। कौन सा था? हैदराबाद को जो है हैदराबाद सहायक संधि में निज़ाम जो है जुड़ा था। और चतुर्थ मैसूर युद्ध भी इसके काल में हुआ, और टीपू सुल्तान मारा गया 1799 में, और मैसूर को अंग्रेज़ों के राज में मिला लिया गया। 1802 में बासिन की संधि हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। तो ये सभी चीज़ें आप लोग बार बार देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो भगत सिंह, मेरठ षड्यंत्र में भगत सिंह कहीं पर भी इनका नाम नहीं है। ये जो हुआ था इसमें कुछ क्रांतिकारी और कुछ यूरोपियन थे जो शामिल थे। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे, तो ये भी हमारा गलत है। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड में फेमस थे, ये सही है। चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली षड्यंत्र केस में नहीं शामिल थे। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था, जिसे रास बिहारी बोस और लोगों ने मिलकर के किया था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद का कहीं पर भी नाम नहीं था, इसलिए इसमें दोनों क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। और जो है सूर्य सिंह चटगांव षड्यंत्र केस में शामिल थे। ये घटना 1931 में हुई थी, और चटगांव जो इस समय बांग्लादेश में हुआ था, इसमें इन्होंने चटगांव शस्त्रागार को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन बारूद और जो भी चलाने के लिए उसमें क्या कहते हैं बारूद की आवश्यकता थी, उसको जो है ये लोग नहीं खोज सके, जिससे इनका जो है ये ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड में फेस थे, इसमें राजेंद्र लोहिड़ी, इनके साथ में राजेंद्र लोहिड़ी और रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला खां, ये सभी शामिल थे, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले और 4 लोगों को फांसी दे दी गई और बाकी लोगों को उम्र कैद। ये घटना हुई थी 1925 को काकोरी में। ये लखनऊ से पहले एक स्टेशन है, जिसमें क्या कहते हैं अंग्रेज़ों का खजाना लूटने का प्लान बनाया गया था। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। ये जो है फेमस रचनाकार थे देवी चंद्र गुप्तम के भी याद रख लीजिएगा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम भी लिखे थे। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। किसके थे? अर्थशास्त्र। वो एक राजनीतिक शास्त्र की बुक थी। और चाणक्य को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और इन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम। ये पहला ऐसा नाटक है जिसका यूरोपियन भाषा में अनुवाद किया गया था। उसके बाद मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार, मालविका निमित्रम, ये सभी कालिदास ने रचना की थी। उसके बाद परिणी देखते हैं। ये सभी आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन इसके रचनाकार हैं। परिणी अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। किसके रचनाकार हैं? अष्टाध्यायी के। ये एक व्याकरण की पुस्तक है। किसकी? संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है परिणी की। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये सही है। लोथल गुजरात में भी सही है। धोलावीरा जो है ये हमारा गलत है। धोलावीरा हमारा कहाँ पर है? धोलावीरा गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद बनावली हरियाणा में भी हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा राजस्थान में। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोन्टागरी ज़िले में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। और इस टीले की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मीमन ने दिया था। इस टीले की जानकारी ये पाक के पंजाब प्रांत के मोन्टेगरी ज़िले में है और रावी नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पर है? बाएं तट पर है। और उसके बाद हम अगला देखते हैं, इसी में एक बहुत ही फेमस जगह है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो जो है इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। इसकी खोज 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में
राखलदास बनर्जी ने किया था। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कहाँ पर है? दाएं तट पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज 1700 धौलावीरा की खोज 1768 में 1967-68 में जेपी जोशी ने कराया था। कि कौन कराया था? जेपी जोशी ने कराया था। और बाद में 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने इसका कराया था, बड़े पैमाने पर कराया था। उसके बाद अगला है हमारा लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये अहमदाबाद के भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? अहमदाबाद के भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज एस आर राव ने 1954 में की थी। या इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा। और यहाँ पर बंदरगाह भी पाया जाता है। क्या है? बंदरगाह, क्योंकि ये समुद्र के किनारे गुजरात के होने की वजह से यहाँ पर बंदरगाह और गोदियाँ पाई गई हैं। उसके बाद है हमारा बनावली। ये हमारा हरियाणा राज्य में स्थित है। इसकी खोज जो है 1973-74 में एस आर बिष्ट ने किया था। 1973-74 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। इसमें सभ्यता के 3 सांस्कृतिक स्तर पाए गए हैं, प्राक, विकसित और उत्तरकालीन। तीनों स्तर जो है पाए गए हैं बनावली में। तो ये हमारे एग्जाम में हमेशा कभी पूछा है कि हड़प्पा के तीनों स्तर कहाँ पाए गए हैं, तो हमारे बनावली में पाए गए हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक था, यही हमारा गलत है, क्योंकि धर्मपाल जो है पाल वंश का संस्थापक नहीं था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल था। उसके बाद विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल सही है। धर्मपाल जो है पाल वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था, जिसने कन्नौज शासक इंद्रयुद्ध को युद्ध में हराया था और परमेश्वर महाराज धीराज परम भट्टारक की उपाधि भी ग्रहण की थी। भोज प्रतिहार वंश का शासक था, ये हमारा सही है। उसके बाद कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट का शासक था, ये कहीं पर सही है और कहीं कहीं पर गलत है। कहीं कहीं पर जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक लास्ट शासक कर्क द्वितीय को माना जाता है। कर्क द्वितीय को माना जाता है। तो एग्जाम में आपके अगर जो है आंसर जैसे भी आएगा देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग पहला और लास्ट वाला दोनों गलत है। लेकिन और कहीं कहीं पर राष्ट्रकूट का जो है लास्ट शासक की स्थिति को ही माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश का लास्ट जो है प्रतापी शासक कृष्ण तृतीय ही था, इसीलिए इसी को लास्ट शासक कहीं कहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इसका आंसर होगा अजंता। अजंता जो है मुख्य रूप से क्या है? गुफाओं के लिए फेमस है। ये हमारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाया जाता है। बाकी सभी जो है कई राज्यों में पाए जाते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग लिखते हैं अरावली। अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। उसके बाद ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक 692 किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वोच्च शिखर इसका सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये हमारे एग्जाम में पूछता है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कहाँ पर है? गुरु शिखर है। रायसीना पहाड़ी पर बसा राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति भवन हमारा है, वो हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो कहाँ पर है? रायसीना हिल पर है। कहाँ पर है? रायसीना हिल पर। और रायसीना हिल जो है वो हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। रायसीना हिल जो है हमारा अरावली का भाग है। उसके बाद दिलवाड़ा जैन मंदिर जो हमारा राजस्थान में पड़ता है, वो भी हमारा कहाँ पर है? अरावली पर्वत श्रेणी पर भी है। ये जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। अगला हमारा है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक पर्वत। ये सर्वोच्च शिखर इसकी जो है 1350 मीटर जो है धूपगढ़ है।
ये पूछता है हमेशा एग्जाम में, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर है। ये मैकाल पर्वत में इसी में मैकाल पर्वत में अमरकंटक पठार से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम है। सतपुड़ा में ही अमरकंटक है, अमरकंटक, यहीं पर से जो है अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियाँ जो है निकलती हैं। यहाँ ग्रेनाइट बेसाल्ट भी पाया जाता है। अगला है हमारा सह्याद्री। सह्याद्री जो है इसको पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट। इसको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं। ये जैविक रूप से बहुत ही समृद्ध है। ये जैविक रूप से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। ये उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है और जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इसीलिए इसको यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है अन्नाईमुदी है, जो 2694 मीटर ऊंचा है। 2694 मीटर। इसी में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल ये सभी क्षेत्र पड़ते हैं। यहाँ पर 3 प्रसिद्ध दर्रे हैं जिनका नाम है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारे सह्याद्री में है। यहाँ पर 13 राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसीलिए इसको जैव विविधता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और केरल का साइलेंट वैली अक्सर एग्जाम में पूछता है कहाँ पर है? केरल में है। ये भी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। तो ये हमारे सभी चीज़ें कितनी होगी? सह्याद्री की क्वेश्चन। ये जैव विविधता से बहुत महत्वपूर्ण है और ये यूनेस्को के धरोहर सूची में भी शामिल है। यहीं पर थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा भी है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है अन्नाईमुदी है, 2694 मीटर। उसके बाद है अजंता। अजंता जो है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। यहाँ पर कुल 29 गुफाएँ हैं। क्या है? 29 गुफाएँ हैं। इसके लिए फेमस है ये। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों से हमारा विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन सी का रासायनिक मान एस्कॉर्बिक एसिड है। ये इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये हमारे खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। इसीलिए मिल्क में नहीं पाया जाता है। किसमें? मिल्क में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन डी की जो है रासायनिक नाम जो है क्या है? कैल्सीफेराल। क्या है? कैल्सीफेराल। उसके बाद इसकी कमी से रिकेट्स होते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है हमारा? टोकोफेराल। क्या है? टोकोफेराल। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। विटामिन से सभी क्वेश्चन है। मानव शरीर के लिए कुल 13 विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। 13 विटामिन की आवश्यकता जो है मानव शरीर के लिए पड़ती है, जिसमें से ए, डी, ई और के ये हमारा जो है वसा में घुलनशील है, मतलब फैट में घुलनशील है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये दोनों जो है हमारा जल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? वाटर में घुलनशील है। तो ये हमारा एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जल में और वसा में कौन सा घुलनशील है, हमारे एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ बहती है। कहाँ बहती है? वेस्ट में बहती है। और क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और बाकी ये तीनों नदियाँ गंगा, गोदावरी और महानदी ये सभी क्या होती हैं? पूरब में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? पूर्व में बहती हैं। और पूर्व में जो भी नदियाँ बहती हैं वो सभी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी जो है उत्तराखंड में गंगोत्री गौमुख से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गंगोत्री गौमुख से निकलता है। ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों जो है देवप्रयाग में, भागीरथी जो है और भागीरथी नदी जो है और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ से गंगा नाम से आगे बढ़ते हुए ज़मीन पर जो है ये हरिद्वार में उतरती हैं पहली बार।
उसके बाद गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यहाँ पर हर प्रति 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। महानदी जो है रायपुर के समीप धमतरी जिले में सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलता है और ये पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से अलग है। और महानदी जो है इसी पर एक फेमस बांध बना हुआ है हमारा हीराकुंड बांध। ये भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो हमारा देखिए केरल जो है का करगम नहीं है, ये तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केरल का नहीं है, किसका है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। केरल का कौन कौन सा है, कथकली है जिसको शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, ओट्टम है और मोहिनी ओट्टम है। गुजरात का गरबा सही है, इसमें और होता है डांडिया और रास भी होता है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी सही है, नौटंकी के अलावा रासलीला, कजरी, छपेली और जैताई भी होता है। पश्चिम बंगाल में जटन होता है, कीर्तन होता है, काठी होता है, ढाली होता है, जतरा होता है। तो ये सभी इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। अगला क्वेश्चन हमारा है हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है। तो ये हमारा निम्न हिमालय का भाग है। किसका भाग है, निम्न हिमालय का भाग है। निम्न हिमालय को हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु हिमालय भी कहा जाता है, इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है और उसके बाद मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इसमें नागा टिब्बा, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं। इसमें प्रसिद्ध दर्रे जो है पीर पंजाल दर्रा है जो श्रीनगर में है। कहाँ पर है, श्रीनगर में है। उसके बाद बनिहाल दर्रा है, कौन सा है, बनिहाल दर्रा जो है हमारा जम्मू में है। उसके बाद रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और हाजीपीर दर्रा जो है कश्मीर में है। तो ये सभी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग सभी लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो 180 डिग्री या गुणोत्तर का अनुसरण करती है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण काल्पनिक रेखा 1854 में 84 में निर्धारित किया गया था और एक वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ था, उसी में 1884 में अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा का निर्धारण किया। ये पूर्व एवं पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। इसके जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो खींची गई है उसमें पूरब और पश्चिम के बीच में 1 हावर्स का जो है 1 हावर्स का अंतर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1 हावर्स का। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच रेखा से 5.5 हावर्स आगे है और ये हमारा जो है 5.5 हावर्स आगे है और ये इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद की नैनी से। ग्रीनविच जो है यूके में एक जगह है, ग्रीनविच जो है यूके में एक जगह है। 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को कुल 24 कटिबंधों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, 24 कटिबंधों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा को जो है भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ये जो है भूमध्य रेखा, इस पर तापांतर बहुत कम पाया जाता है। क्यों, तापांतर मतलब जो है कि ताप का अंतर, यहाँ न्यूनतम और अधिकतम मानों में बहुत ही कम अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में ओजोन का छिद्र कहाँ पर स्थित है। वायुमंडल में ओजोन का छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। सर्वप्रथम 1973 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था और 1985 में जोसेफ फोरमैन ने 50% ह्रास देखा, जिसका छेद हुआ है ओजोन परत का, वो उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा है। और ओजोन परत हमारा कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ये सूर्य से आने वाली परबैंगी किरण से हमारी रक्षा करती हैं।
आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। संविधान सभा में क्या कहते हैं, सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ था। इसमें 10 लाख की जो है 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधि था। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर, किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान निर्माण करने वाली संस्था ने इसके स्थापना जुलाई 1946 में किया था। और इसके सदस्य थे कुल 389। इसमें कौन से सदस्य? 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से थे और 93 देसी रियासत से थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को कहाँ पर हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें इसकी अध्यक्षता जो है दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग था वो इसको क्या किया, मुस्लिम लीग जो है इसको बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान राज्य बनाने की मांग करने लगे। इसमें संविधान लीग में अनुसूचित जनजाति के 33 और महिला सदस्यों की 12 महिला सदस्यों की स्थापना हुई थी। इसमें 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष चुने गए और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया और वहीं से जो है संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आगे है, नए राज्यों के गठन की शक्ति किस में होती है? नए राज्यों के गठन की शक्ति किस में होती है? संसद में होती है, हमारे संसद भवन में। अनुच्छेद आर्टिकल जो है आर्टिकल 3 के तहत संसद के को ये अधिकार है कि वो कोई भी नए राज्यों का निर्माण एवं राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्य का संघ भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का समूह न होकर के राज्यों का संघ है। किसी राज्य को इसमें पृथक होने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 3 का काम है राज्यों की सीमा में परिवर्तन। 2 राज्यों को मिला एक नया राज्य बना सकती है। संसद राज्य का नाम परिवर्तित भी कर सकती है और उनको सीमाओं को घटा बढ़ा भी सकती है। तो ये हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं हम लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। यकृत जो है जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा शरीर का ग्रंथ है। इसका भार लगभग 1.5 kg का होता है और इसका आकार 16 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 16 सेंटीमीटर का होता है। ये एक पाचक ग्रंथि है जिसमें पित्त का निर्माण होता है। ये ग्लाइकोजोनिस क्रिया के द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। उसके बाद थायराइड, ये गले में श्वास प्रणाल जिसको ट्रेचिया के बोलते हैं के सामने होता है। ये विकास एवं वृद्धि को नियंत्रित करता है, शारीरिक भार को भी नियंत्रित करता है और मूत्र निर्माण में भी सहायक होता है। तो ये सब चीज़ें कौन सा? थायराइड। ये कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को उपचय करता है, इसीलिए जिसको थायराइड कम या ज़्यादा हो जाता है उनको इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज भी कहा जाता है। पैंक्रियाज को हम लोग मिश्रित ग्रंथ बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका? बॉक्साइट का। हेमेटाइट, ये हमारा लोहे का जो है खनिज पदार्थ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये एक श्वेत चमकयुक्त और अथाव वर्धनीय तथा तन्य और उष्मा का क्या होता है? सुचालक धातु होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 2011 की जनगणना में कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था? तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना में एक आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था। ये हमारी 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। क्या थी? आज़ादी के बाद 7वां। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। उसके बाद 1881 से नियमित 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाने लगा। उस समय गवर्नर थे लॉर्ड रिपन थे। WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। याद रखिएगा, WC प्लाउडेन
डेन जो है भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। इस बार की जनगणना जो शुभंकर था कौन था? प्रगणक शिक्षिका इस समय के थे। ये 2001 से लेकर के 2011 के बीच की वृद्धि दर जो थी वो 17.7 थी। क्या थी? 17.7 थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग की जाने वाली निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के द्वारा जो भी निर्देश हम लोग देते हैं वो एक प्रोग्राम के तहत जो है हमारा वर्क करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो भी हम निर्देश देते हैं उसी को जो है एग्जीक्यूट करता है। बिना निर्देश दिए वो काम अकेले नहीं कर सकता। अब हम लोग कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय आने लगे हैं जिनके पास कुछ भी डिसीजन लेने की क्षमता होता है, लेकिन पहले के कंप्यूटरों में ऐसा कुछ नहीं था। उसमें प्रोग्राम की मदद से ही हम CPU जो है इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आउटपुट क्या होता है? जो भी सामान हम लोग जो है कंप्यूटर में प्रोसेस करने के बाद हमें जो बाहर मिलता है रिजल्ट के रूप में, उसी को आउटपुट कहते हैं। जैसे प्रिंट आउट है, बाहर निकलता है, साउंड है, डिस्प्ले है, ये सभी चीज़ें क्या है? आउटपुट है हमारी। टेस्ट क्या होता है? जो भी हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? टेस्ट कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। MSIC का अर्थ क्या होगा? MSIC का फुल फॉर्म होगा मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फुल फॉर्म से भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है। ये मदरबोर्ड पर लगा होता है। किस पर लगा होता है? मदरबोर्ड पर लगा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य उत्पादक कौन होते हैं? तो फाइटोप्लांक्टन जो है ये समुद्री खाद्य श्रृंखला का एक प्रमुख मुख्य प्राथमिक उत्पाद है। ये प्रकाश संश्लेषण अर्थात वह स्वपोषित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्या करते हैं? ये समस्त जो समुद्री जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये ऑक्सीजन युक्त मुक्त करके जल में जीवन को सुगम बनाता है। इसीलिए ये समुद्र में खाद्य श्रृंखला के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगा हो कि कोई भी चीज़ कमियां हो तो आप इसमें सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।